जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक गेस्टाल्टवाद। हम पढ़ रहे हैं क्या? अधिगम। और अधिगम के सिद्धांतों में ही हम किसको पढ़ रहे हैं? गेस्टाल्टवाद को पढ़ रहे हैं। गेस्टाल्टवाद 3 इसमें जो मेंबर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे हमारा मेन प्रयोग जो है वो तो है कोहलर का, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि गेस्टाल्टवाद की हम शुरुआत ही कर रहे हैं, अधिगम के तौर पर इसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे टॉपिक में जो जो बातें आ रही है वो सारी हम करते हुए चलेंगे। नाम आपको याद रखना है वर्दीमर का, कोहलर का और कोफका का। कोफकाफ का सिर्फ नाम याद रख लोगे इतना बहुत है। मेन हमारे रोल प्ले कर रहे हैं कौन? वर्दीमर और कोहलर। कब? 1920 में। किसका जन्म हो रहा है? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हो रहा है, यानी कि गेस्टाल्टवाद का जन्म हो रहा है। और 3 व्यक्ति हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। देखो क्या पढ़ना है, इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने अपने अपनी तरफ से अलग अलग प्रयोग किए थे। 1911 में, 1914 में कोहलर का और 1916 में किसका? कोफका का। तीनों ने अपने अपने मत को क्या किया था? रखा था, प्रदान किया था। लेकिन फाइनली 1920 में जाकर तीनों एक हुए और एक नए संप्रदाय का जन्म हो गया, और वो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। क्या है ये शब्द, इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि इन्होंने ये प्रयोग जो किया है वो कब किया है? 1920 में किया, और किस पर किया है? चिंपांजी पर किया है। ठीक है, किस पर किया है? चिंपांजी पर किया है। क्या है गेस्टाल्टवाद? गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? ये देखो, एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी में हो रहा है तो ऑब्वियसली जर्मन भाषा का ही शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पूर्ण आकृति आप जिसे कह दो, पूर्ण आकृति। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण आकृति, है ना। ये इस गेस्टाल्ट शब्द का जो है वो मीनिंग हो रहा है। और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, इस गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में? इस गेस्टाल्टवाद में मेन बात क्या है? ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी संपूर्ण परिस्थिति को क्या करता है? अपनी सोच के द्वारा समझता है, और समझकर क्या कर लेता है? सीख लेता है, और सीखने के बाद क्या करता है? कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। और यही है इनका सिद्धांत, जिसको कहा गया है कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये सारे नाम इसी के हैं। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ये सारे नाम इसी के हैं। आपको यहाँ से याद क्या करना है? आपको यहाँ से 2 चीज़ें अच्छे से याद करनी है। एक तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण या संपूर्ण। और दूसरा ये क्या मानते हैं, इनका तथ्य क्या है। पूरी लाइन को देकर भी ये पूछा जाता है हमसे कई बार कि ये किसकी मान्यता है, तो ये गेस्टाल्टवाद की मान्यता है। क्या मान्यता है? कि संपूर्ण परिस्थिति को ऑब्जर्व कर कर व्यक्ति जो है अपनी सोच स्थापित करता है, कुछ सीखता है, और सीखने के बाद क्या करता है? कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और आप याद रखेंगे। देखिए, कोहलर के प्रयोग की बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें जो यहाँ पे आपको लर्न करनी है वो क्या है, जिसको ध्यान रखना है वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद के ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग का, गेस्टाल्टवाद का अधिगम के क्षेत्र में ये जो प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग का प्रतिपादक नाम, देखिए शब्द अच्छे से समझिएगा कि प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन है? तो आप वहाँ लिखेंगे नाम किसका? वर्दीमर का। किसका नाम लिखेंगे? वर्दीमर का। हम कहते यही हैं कोहलर का प्रयोग, कोहलर का प्रयोग, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस प्रयोग का भी अगर प्रतिपादक आपसे पूछा जा रहा है, अधिगम के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का प्रतिपादक आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको नाम देना है किसका? वर्दीमर का नाम देना है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि प्रयोगकर्ता कौन है, प्रयोगकर्ता कौन है, तो आपको नाम देना है किसका? कोहलर का। यहाँ पर हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का नाम आता है, हम लोग सीधा सीधा कोहलर को क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल सही है। कोहलर क्या है? प्रयोग करता है। और प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर है। ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का ध्यान में रखेंगे। कोहलर प्रयोगकर्ता और वर्दीमर प्रतिपादक। मेरे हिसाब से ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद है कोहलर का प्रयोग। देखो, इसने प्रयोग 1916 में किया था, मैंने आपको बता दिया। 1920 में जाकर इनके प्रयोग जो हैं वो एक तरह से सफल हो रहे हैं, और
अब 1916 में जो प्रयोग किए हैं उस पर हम बात करते हैं पहले कि ये प्रयोग कोहलर का था क्या, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रयोग से आते हैं। क्या था प्रयोग, देखो चिंपांजी पर प्रयोग किया। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि प्रयोग किस पे किया, चिंपांजी पे किया। या फिर आपको वन मानुष शब्द भी लिखा हुआ मिले तो आप उसे क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक शब्द मिलेगा, दोनों शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो वन मानुष या चिंपांजी पर क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। अब ये प्रयोग क्या था वो हमने पूरा बीएड क्लासेस में पढ़ा है, इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं समझाऊंगी आपको कि प्रयोग क्या था कैसे था। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने चिंपांजी थे, 6 चिंपांजी थे। एक अकेला नहीं था, 6 चिंपांजी पे प्रयोग किया था। उसमें से सक्सेस कौन हुआ है भाई, ये सुल्तान नाम का चिंपांजी हुआ है। 2 तरह से प्रयोग हुए हैं आपके, 2 तरीके से प्रयोग हुआ है। एक तो हुआ है क्या आपका छड़ी वाला प्रयोग, ठीक है। और एक हुआ है क्या आपका बक्से वाला प्रयोग, ठीक है। छड़ी वाला प्रयोग और बक्से वाला प्रयोग। छड़ी वाले में 2 प्रयोग किए। पहली बार तो 4 छड़ियाँ रख दी उसके सामने, उसमें से उसने एक को उठाया और केला उतार दिया, ये कहानी आपको पता है। और दूसरी बार में उसने 2 छड़ियाँ इस तरीके से रखी कि उनको क्या किया जा सके, जॉइंट किया जा सके और एक बड़ी छड़ी को बनाया जा सके। फिर थर्ड टाइम उसने बक्से का प्रयोग किया, एक बक्सा रख दिया जिस पर चढ़कर चिंपांजी ने क्या किया, केला ले लिया। और दूसरी बार उसने क्या किया, 2-3 बक्से रखे, उसमें से उसने पहले एक बक्सा रखा चिंपांजी ने, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, चढ़ा और उसने ले लिया। तो इस तरह से कोहलर ने अपना प्रयोग किया चिंपांजी पर। याद क्या करना है आपको, 6 चिंपांजी थे। और मेन जिस चिंपांजी का अगर आपका नाम से नाम पूछा जाता है तो नाम आपको एक ही रखना है, क्या, सुल्तान। और नंबर आपको फिगर कितना याद रखना है, आपको 6 का फिगर जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रयोग टोटल 4 प्रयोग, 2 प्रयोग छड़ी पर और 2 प्रयोग किस पे हुए आपके दोस्तों, बक्से पर प्रयोग नहीं, सॉरी, हुए हैं। उसके बाद देखिए आपका कि इनका जो कैलकुलेशन है, इनका कैलकुलेशन इस तरह से चलता है कि पहले तो क्या आएगी, समस्या आएगी। समस्या आएगी तो क्या होगा, विचार आएंगे। उसको समस्या के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, विचार करेंगे। और विचार होंगे तो उसके बाद क्या होगी, सूझ होगी। सूझ होगी यानी कि क्या होगा, उपाय होगा। और सूझ होगी तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, समाधान होगा। तो इन 4 शब्दों को आप क्या याद रखेंगे, समस्या, समस्या के बाद विचार, विचार के बाद सूझ और सूझ से क्या होगा, आपका समाधान होगा। इस विचार के लिए एक शब्द और दे दिया जाता है, वो है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, इस शब्द को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, अंतर्दृष्टि। मैं एक बार वापस लिख लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है। विचार, विचार के लिए एक शब्द और प्रयुक्त किया जाता है, क्या दोस्तों, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सूझ के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है स्वीकार। स्वीकार। तो आपको क्या याद रखना है, समस्या, समस्या से विचार, विचार से सूझ और सूझ से क्या होगा दोस्तों, समाधान होगा। ये इनका प्रयोग का निष्कर्ष इन्होंने क्या किया था, निकाला था। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक क्या होता है, समस्या का हल भी नहीं होता है। ऐसा मानना है किसका, गेस्टाल्ट वादियों का। अच्छा, ये जो प्रयोग था कोहलर का, इसके बारे में कोहलर ने कब बताया था, इस पर भी आपका थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 1959 में, कब, 1959 में एक बुक आई थी और बुक का नाम था क्या, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उस पुस्तक में क्या की गई है, व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। तो कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या किस किताब में की गई है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की गई है। और ये पुस्तक कब आई थी, 1959 में आई थी। किस बंदर पे प्रयोग हुआ था, सुल्तान पे प्रयोग हुआ था और भूखा बंदर था। एक प्रयोग छड़ी के द्वारा हुआ और एक प्रयोग बक्से के द्वारा हुआ, माफ कीजिएगा। अब बात आती है कि इससे संप्रत्यय क्या क्या आए हैं आपके, यानी कि संप्रत्यय क्या है। तो संप्रत्यय क्या है मित्रों, तो संप्रत्यय है आपका लक्ष्य। 5 शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसे लिखेंगे, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। पुनरुत्थान,
उत्थान। ये बिल्कुल वही चेन है जो मैंने आपको अभी पिछले पेज पे ही समझाई है आपको कि क्या होगा। पहले आपके पास क्या आएगी, आपके पास एक समस्या आएगी, समस्या पे आप विचार करेंगे, विचार के बाद आप में सूझ आएगी और सूझ के बाद क्या होगा, समाधान होगा। तो वही संप्रत्यय है यहाँ पर। उसे क्या कहा गया है, थोड़ा डिटेल किया गया है। पहले आपको लक्ष्य दिया जाएगा, जब लक्ष्य दिया जाएगा तो लक्ष्य पे आप विचार करेंगे, विचार करने के बाद आप में क्या आएगी, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप में कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी। उन बाधाओं के उत्पन्न होने से आप में क्या होगा दोस्तों, तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके उपायों का संगठन बनाएंगे और संगठन बनाने के बाद उसका समाधान निकालेंगे, यानी कि पुनरुत्थान का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये चेन जो है आपको याद रखनी है। चेन चाहे 4 शब्दों की आए या 5 शब्दों की, आपको सारे शब्द जो है वो मित्रों ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है कि इस सिद्धांत से फायदे क्या हुए। तो इस सिद्धांत से जिस शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ है, शिक्षा में एक शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ है, और इस सिद्धांत से जो है समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये विधियां आपने बीएड के दौरान पढ़ी है। 2 विधियां आपको याद रखनी है, एक तो समस्या समाधान विधि और दूसरी कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। शिक्षा में क्या प्रयोग होता है हमें वो भी तो देखना है ना। सिर्फ यही थोड़ी देखना है कि चिंपांजी पे प्रयोग हो गया। अरे हाँ भाई, चिंपांजी को थोड़े ना पढ़ाना था। प्रयोग तो एक्चुअली इस हिसाब से होना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि, 2 विधियां हमको प्राप्त हुई है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, मानसिक शक्तियां, लक्ष्य, बाधा, तनाव एटसेट्रा। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके। इस सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं। एक तो हो गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत और किसका, कोहलर का सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत। ये कुछ एक नाम है जो आपको क्या करना है, इसके अलग अलग याद करने हैं। हमें तो इनमें से 3-4 याद होंगे तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी अपने पास कितने आते हैं दोस्तों, 4 ही आते हैं। और आजकल क्वेश्चन क्या होता है की जगह क्या नहीं होता है वाला ज़्यादा आता है। तो हमें इनमें से 3 नाम तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, चौथा कुछ भी डाल देंगे वो। तो हमें तो नहीं वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो नहीं वाले क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, ज़्यादा आते हैं। और क्या आप ध्यान में रखेंगे, देखो ये किस कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं, उस कंसेप्ट की बात करते हैं। इससे विशेषता क्या निकल के सामने आती है, विशेषता ये सामने आती है कि सीखने की शुरुआत क्या होती है मित्रों, संज्ञानात्मक होती है। सीखना धीरे धीरे नहीं होकर क्या होता है, अचानक हो जाता है। जैसे चिंपांजी के दिमाग में अचानक से ख्याल आ गया ना कि भाई मैं छड़ियों को जोड़ दूँ या बक्से पे बक्सा रख के चढ़ जाऊँ, तो वैसे ही हमें अचानक से कोई चीज़ क्या होती है, क्लिक हो जाती है। यानी कि सीखना अचानक से आता है, ऐसा ये कहते हैं। सूझ क्या होती है, अचानक से आ जाती है। और सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक होता है, ऐसी इसकी विशेषताएं हैं कि जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी आप क्या करोगे, सोचोगे नहीं। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो यंत्रवत नहीं होती, यानी कि यांत्रिक नहीं होती है, ऐसा इस प्रक्रिया का मानना है। प्लस सीखने की जो प्रकृति है, सीखने की जो प्रकृति है मित्रों वो कैसी होती है, स्थायी होती है। सीखने की प्रकृति है जो संज्ञानात्मक होती है। अचानक से क्या होता है, आपको आइडियाज़ क्लिक होते हैं। शैक्षणिक महत्व मैंने आपको बता दिया कि मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या को हल करना, ये शैक्षणिक जो है एक महत्व इसका हुआ है। प्लस क्या, कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना, अधिक मानसिक शक्तियों के लिए भी सिद्धांत विशेष उपयोगी है। ये शैक्षणिक महत्व हुआ है किसका, कोहलर के प्रयोग का। 1-2 लाइनें आप और थोड़ी सी ध्यान में रख लो, जो मुझे लगता है अच्छी लाइनें हैं, कहीं आपको शायद पढ़ने में मिल जाए कि पूर्णता से अंश की तरफ चलती है। ये कोहलर का प्रयोग जो है, इससे गेस्टाल्टवाद से हमें जो बात आती है वो क्या आती है, पूर्णता से अंशता की तरफ जाने वाली। प्लस ये क्या करते हैं, रटने का विरोध करते हैं। रटने का क्या करते हैं मित्रों, ये विरोध करते हैं। और क्या करते हैं, पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण पर ये लोग ध्यान देते हैं। तो ये है हमारा गेस्टाल्टवाद। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।